शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बालों में खुश्की बहुत ज्यादा आ गई है तो नीम के पत्ते पानी में उबालकर उस पानी से अपने सर को धो लो, इससे सर की जुएं भी मर जाएंगी। सफेद चनों का सालन बनाकर खाने से बाल मजबूत होते हैं। किकर के गूंद देसी घी में भूनकर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। फजर, असर और मगरिब 3 वक्त एक एक खजूर खाने से बलगम खत्म हो जाती है। 21 काली मिर्च पानी में उबालकर पीने से जुकाम दूर होता है। निहारमो अंडा उबालकर खाने से खांसी दूर होती है। निहारमो एलोवेरा को चखने से बदन की खुश्की दूर होती है। अगर 100 साल में भी जवान नजर आना चाहते हो तो मीठी चीजें छोड़ दो। एलोवेरा गर्म करके चाटने से मुंह की चिकनाहट दूर होती है। अदरक की भाप लेने से चेहरे का कालापन खत्म हो जाता है। प्याज काटकर हाथों पर मसलने से जिल्द जवान होती है। निहारमो जुबान के नीचे छोटी मक्खी का शहद रखने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। हल्दी जिस्म के दर्द को दूर करती है और जख्म ठीक करती है। नज़ला, जुकाम और खांसी के लिए अमरूद खाना मुफीद है। चेहरे की खुश्की के लिए रोगन बादाम मुफीद है। पुदीने के पत्ते चबाने से ज़हन फ्रेश रहता है। अदरक उबालकर खाने से ज़हन तेज होता है। जोड़ों में दर्द हो तो लहसुन की डली चबा दो। कच्चे सेब की खुशबू सूंघने से वजन कम होता है। खाने के बाद अदरक चाट लिया करो, बुढ़ापा नहीं आएगा। निहारमो ठंडा दूध पिया करो, रंग सफेद हो जाएगा। राई के दाने चबाने से नजर तेज होती है। जिस बुजुर्ग की खांसी ना रुक रही हो, निहारमो मिलट्ठी को पीसकर अंदर कलवंजी के दाने मिक्स करके खा ले। नारियल का तेल और जामुन का रस सर पर लगाने से गायब बाल उगाते हैं। नहाते वक्त जैतून का तेल जिस्म पर लगाया करो, जिंदगी भर जिल्द खराब ना होगी। वजू करने के बाद पानी पी लेने से बंदा कभी बीमार नहीं होता। उस घर में जुड़वा बच्चे पैदा हों वहां रिस्क की कभी तंगी नहीं आती। जिस घर में मकड़ी के जाले खड़े रहे वहां पर नहुसत आती है। जमा करने के बाद पेशाब किया करो, हमल जल्दी ठहरेगा। बाजरे की रोटी पकाकर खाने से सर्दियों में जिस्मानी बीमारियों में हिफाजत रहेगी। जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल करने से दांत कभी खराब नहीं होते। खड़े होकर पेशाब करने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर मुंह पर झरियां आ जाएं तो तोरी का सालन बनाकर खाया करो। पैंट शर्ट की बजाय शलवार कमीज पहनने को दिल करता हो तो आप पर बुढ़ापा आ रहा है। बादाम की गिरी पर लीमू का पानी लगाकर खाने से शुगर की बीमारी दूर होती है। एक गिलास गाजर के जूस में 1 चम्मच शहद डालकर सुबह निहारमो पीने से चिरकान खत्म और चेहरा सुर्ख और सफेद हो जाता है। एक सब्ज इलायची और एक पिसी हुई दाल चीनी चबाकर 1 गिलास दूध पिलाने से बच्चों का हाफजा इंतहाई तेज होता है। अगर किसी के बाल वक्त से पहले सफेद हो गए हों तो अस्तखदूस जड़ी बूटी है, आम पंसारी की दुकान से मिल जाती है। 6 ग्राम 1 कप पानी में 5 मिनट पकाकर सुबह शाम पिए। इंशाल्लाह बाल वापस काले होना शुरू हो जाएंगे। ये नुस्खा कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें। रोजाना 3 खजूरें खाने से बलगम दूर हो जाती है। सबर में हम उम्र थी, उसकी अम्मी से मेरी वालदा एक अरसे से दोस्ती थी। दोनों का मैका एक ही मोहल्ले में था और खाला शाजिया यानी कि सबा की वालदा अम्मी की हम जमात भी थी। हुसन इत्फाक अम्मी की शादी जिस खानदान में हुई थी, खाला शाजिया भी ब्याह कर बाद में उसी खानदान में आ गई। ये रिश्ता अम्मी ने अपनी सास से कहकर करवाया था। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी सहेली उनके करीब आए। सलीम अंकल मेरे वालिद के दूर के रिश्तेदार थे। दोनों के वालिद आपस में गालबन खालाजाद भाई भी थे। बहरहाल सलीम अंकल का घर हमारे घर से चंद कदम दूर ही था, लिहाजा अम्मी की कोशिश कामयाब रही और शादी के बाद भी दोनों सहेलियों का एक दूसरे के घर आना जाना सहल हो गया।
दोस्ती और मजबूत हो गए। सलीम अंकल और शाजिया खाला को अल्लाह ताला ने पहले बेटे से और फिर बेटी से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने सबा रखा था। उन्हीं दिनों मेरे वालिदैन के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई, यानी कि मैंने जन्म लिया था। यूं सबा मुझसे सिर्फ एक माह बड़ी थी। जैसे हमारी माँओं की आपस में मिसाली दोस्ती थी, वैसे ही मेरी भी सबा से दोस्ती हो गई। हमारा बचपन भी साथ गुजरा। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, हम दोनों स्कूल जाने लगी और उम्र की मंजिलें तय होती गई। जिन दिनों हम 7वीं में थी, खाला शाजिया की तबीयत खराब रहने लगी। जब हस्बे मामूल इलाज मुआवजे से फर्क ना पड़ा तो तफसीली मेडिकल चेकअप के लिए उनको लाहौर ले गए। काफ़ी टेस्ट वगैरह करवाने के बाद पता चला कि इनको कैंसर है। बहरहाल अंकल सलीम ने बीवी का इलाज कराना शुरू किया। वो बेचारे खानेवाल से लाहौर आते जाते थे। खाला शाजिया को शुआएं लगती, यानी कि रेडिएशन से इलाज होता था। फिर ऑपरेशन तजवीज़ हुआ, मगर मर्ज बढ़ता ही गया। आखिर में जब उनकी कीमोथेरेपी आखिरी मराहल में थी तो उनका इंतकाल हो गया था। अंकल सलीम और उनके बच्चों के लिए जहां खाला शाजिया की वफात एक सदमा जान निगाह था, वहां वो बीमार बीवी का इलाज करवाते हुए तकरीबन कंगाल हो चुके थे। तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई और सितम बलाए सितम कि उनकी नौकरी भी जाती रही, क्योंकि शरीके हयात को मुसलसल इलाज के लिए आए दिन लाते लाए जाते थे। सफ़र में अखराजात ज़्यादा होते थे, जबकि दूसरे शहर में हस्पताल के अखराजात भी बढ़ जाते थे। नतीजा ये कि इधर शरीके ज़िंदगी से ज़िंदगी का चमन खाली हुआ तो उधर उनकी जेब भी खाली हो गई। चंद दिन सौगवारी में रहे, फिर बाल बच्चों के अखराजात की फिक्र दामनगीर हो गई। उन दिनों अंकल सलीम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। सबा महज 12 बरस की थी और उसका भाई तारिक 15 साल का था। दोनों बच्चे टीन एज के थे, जिन पर नजर रखने और देखभाल में तवज्जो खास बरतने की बेहद ज़रूरत थी। कि दाल रोटी के लाले पड़ गए। सलीम अंकल को बहुत ही भाग दौड़ के बाद मुलाजमत मिली। ये मुलाजमत उन्होंने मजबूरन कबूल की, क्योंकि तनख्वाह कम थी। वो दूसरी किसी अच्छी मुलाजमत की फिक्र में रहते थे। घर को संभालने वाली चली गई तो सबा को घर संभालना पड़ गया। ताहम घरेलू जिम्मेदारियां वो नहीं संभाल सकती थी। उसे तो आटा गूंदना और सब्जी बनाना तक नहीं आता था। खाला शाजिया की लाडली थी, वो तमाम काम काज खुद करती थी। सबा ने कभी घरेलू काम किया और ना उसे आता था। शुरू में वो खुश्क आटा अम्मी के पास ले आती और अम्मी रोटी बना दिया करती, अक्सर सालन भी बनाकर भिजवा देती। लेकिन कब तक, घर में और 100 तरह के काम होते हैं। इस उम्र में बेटियों को माँ के करीब की भी अशद ज़रूरत होती है। जब अंकल ने बच्चों को परेशान देखा, अपनी बहन से मशवरा किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि भाई साहब, दूसरी शादी कर लो। ऐसे तमाम घर का इंतज़ाम नहीं चलेगा। कोई सलीकामंद और हमदर्द दिल औरत ढूंढती हूँ, जिसको सहारे की ज़रूरत हो तो तुम्हारा घर संभल जाएगा और बच्चों को भी माँ की ममता मिल जाएगी। गर्ज उसके बाद अंकल की बहन आंटी राबिया बस इसी जुस्तजू में लग गए। जब इर्द गिर्द कोई मुनासिब रिश्ता ना मिला तो एक रिश्ता कराने वाले का सहारा लिया, जिसके तवज्जो से एक मतवस्तित घराने की पुख्ता उम्र लड़की से रिश्ता तय पाया। यूं सलीम अंकल मिसबा को ब्याह कर अपने घर ले आए। शुरू में तो उस औरत ने चंद दिन बच्चों के साथ मुनासिब रवैया रखा, फिर अपना रंग उसने भी दिखाना शुरू कर दिया। खास तौर पर सबा से बुरा बर्ताव करने लगी। बात बात पर डांटती और बर्तन वगैरह धुलवाती, किचन साफ करवाती। सबा चौंके बहुत लाडली थी। वो सौतेली माँ के रवैये से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि माँ उसकी रोज़ शिकायतें तारिक और उसके वालिद से करती। तारिक एक नासमझ लड़का था। वो सौतेली माँ की बातों में आकर बहन को डांटने और झिड़कने लगता था। सबा रोज़ स्कूल आती तो मुझसे अपने दुख बयान किया करती। मरहुमा माँ को याद करके रोती। अब वो निहायत ही अफसुर्दा और मुंतशिर अलज़हन रहने लगी थी। मैं उसे तसल्ली देती कि सब्र करो, इतना रोगी तो तुम्हारी मरहुमा माँ की रो को तकलीफ होगी। खुश रहा करो, तुम जिस कदर खुश रहोगे
तुम हंसोगी उसी कदर तुम्हारी अम्मी की रूह को खुशी और सुकून मिलेगा। सबा मेरी बातों को अपने दिल के कानों से सुनती थी। वो अब खुश रहने की कोशिश करती, मगर आंटी मिसबा उसको खुश देख नहीं सकती थी और कोई ना कोई नया जख्म अपनी जुबान से उसके नाजुक दिल पर लगा देती। उन्हीं दिनों उनके और हमारे घर के सामने एक मकान बराए फरोख्त हो गया। कुछ अरसा ये घर खाली रहा, फिर इसमें नए लोग आए। जिन्होंने उसको खरीदा था वो दुकानदार था और उनका एक ही बेटा था जो 3rd ईयर का तालिब इल्म था। उसका नाम जवाद था। जवाद एक खुश शक्ल और खुश लिबास लड़का था। वालिद का बिजनेस था, लिहाजा उनके पास रुपए पैसे की कमी भी ना थी। बाप ने जवाद को गाड़ी लेकर दी। वो कॉलेज खुद गाड़ी चलाकर जाता और जब जाता सैरो तफरी को चला जाता। कुछ दिन तो नए लोगों से अहले मोहल्ला ले दिए रहे, लेकिन जब महसूस किया कि ये अमन पसंद और अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं तो मोहल्ले वालों ने उनको कबूल करना शुरू कर दिया था। पास पड़ोस से औरतों का आपस में मेल जोल भी शुरू हो गया। ईद वगैरह पर सुइयां, सौगात और माह सयाम में अफ्तारी उनके घर भिजवाई जाने लगी तो उन्होंने भी थोड़ा सा अपना मेलजोल बढ़ाया था। जवाद के वाले सुबह सवेरे दुकानदारी को घर से निकल जाते। घर में जवाद के अलावा उसकी बहन और वालिद रह जाते थे। ये भी स्कूल चले जाते तब माँ अकेली बैठती। उनके यहाँ जिस वक्ती मुलाजमा आती थी जो कभी कभार हमारे घर भी आ निकलती। उसकी जुबानी जवाद की वालदा के बारे में पता चला कि कुछ बीमार रहती हैं, ज्यादा कहीं आती जाती भी नहीं, लेकिन बा इखलाक, नेक, अतवार और सीधी सादी सी खातून है। अम्मी भी एक बार मिलकर आएंगी और बताया कि नेक नमाजी औरत है, ज्यादातर अपने बच्चों के कामों में ही मशगूल रहती हैं। मोहल्ले वालों की टू लेने की उसे फुर्सत नहीं थी। जवाद की बहन जवेरिया एक रोज हमारे घर आई और बोली कि उसे नजदीकी स्कूल में दाखिला लेना है। पहले वाला स्कूल काफी दूर पड़ता है। उस वक्त सबा भी हमारे घर आई हुई थी और मेरे पास बैठी थी, क्योंकि हम दोनों रोज मिलकर स्कूल का काम किया करती थी। हमने उसे अपने स्कूल का बताया। ये भी कि स्कूल के मुंतजिम अब्बू के दोस्त है। अपने वाले से कहो कि आकर मेरे अब्बू से मिल ले, तुम्हारा भी ट्रांसफर पुराने स्कूल से नए स्कूल में करवा देंगे। कि हमारी जवेरिया से पहली मुलाकात थी। इसके बाद वो हमारे स्कूल में आ गए। हम 9वीं जमात में थी। अब एक ही गली में हम 3 लड़कियां एक साथ स्कूल जाने लगी थी। जल्द ही जवेरिया से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। तहाँ मुझसे ज्यादा सबा इसमें दिलचस्पी लेने लगी। एक दिन वो आया कि मेरी ये गहरी और पुरानी दोस्त जवेरिया से ज्यादा करीब हो गई, क्योंकि अब भी अपने माँ बाप की वो लाडली थी और अंकल को इस बात का भी एहसास था कि सबा की माँ फौत हो गई है। लिहाजा उसकी दिल जोई के ख्याल से वो उसे मेरे या जवेरिया के घर आने जाने से मना नहीं करते थे। बाप की शय थी कि वो सौतेली माँ के रोकने पर भी ना रुकती। जब उसका दिल चाहता हमारे घर आ जाती। मैंने महसूस किया कि जब से वो जवेरिया के घर जाने लगी थी उसकी अफसुर्दगी में कमी भी आ चुकी थी। वह पहले से ज्यादा नॉर्मल और खुश रहने लगी। मुझसे ज्यादा वक्त जवेरिया के साथ गुजारती। उन दिनों चौंके पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की जरूरत थी और मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करने की आरज़ू भी थी, तो मैंने भी इस बात को ज्यादा महसूस नहीं किया कि सबा का क्यों जवेरिया की तरफ झुकाव हो चुका है। वो चूंकि खुश रहने लगी थी, लिहाजा मुझे भी भला लगता कि वो जवेरिया से मिले ताकि फूल की मानंद कली खिल नजर आए। ये तो बाद में पता चला कि उसके भाई जवाद की खातिर उसने जवेरिया से राहें और रस्म बढ़ाई थी। उसे जवाद पसंद आ गया था और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। जब लड़की की तरफ से खुद लिफ्ट मिलने लगे तो लाजमन लड़के भी दिलचस्पी लेते हैं। ये तो एक कुदरती अमर है। अब वो जब भी आती हंसती, मुस्कुराती और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगती। मैंने कुरीदा तब एक रोज खुद ही बता दिया कि वो जवाद को पसंद करती है और उससे मिलने उनके घर जाती है। सपहर को उनकी माँ दवा खाकर सो जाती थी। जवेरिया पढ़ने बैठ जाती और ये जवाद के कमरे में जाकर उससे गपशप में मसरूफ हो जाती। सब ऐसी वैसी लड़की तो ना थी। उसकी मेरी दोस्ती बचपन से थी, लेकिन अब वो जाने क्यों ऐसी हो गई और इतनी बदल सी गई थी। मैं हैरान होती, नहीं जानती थी कि ये तो वो जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। अब वो बेहिजाब मजे ले लेकर जवाद की बातें करती। तब मैं समझाती कि सबा संभल जाओ, तुम्हारी माँ सौतेली है, ऐसा ना हो कि ये वाहिलानापन तुम्हारी जान ले ले, क्योंकि राज की बात कभी न कभी तो खुल ही जाती है।
پھر جب بات کھلتی ہے تو گلی گلی عام ہو جاتی ہے۔ دونوں وار فتنگی سے ایک دوسرے کو چاہنے لگے تو صبا کی ماں جواب خود بھی اب اپنی کو کے 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، اس نے صبا پر روک ٹوک شروع کر دی، جس پر اس لڑکی نے منہ زوری دکھائی۔ ماں نے باپ اور اس کے بھائی سے شکایت کر دی اس کا بہت ہی زیادہ پڑوس میں آنا جانا درست نہیں، کیونکہ ان کے گھر ایک جوان لڑکا بھی ہے اور وہ ابھی بھی نئے رہائشی ہیں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں دنوں صبا کے ابو کو کویت میں اچھی ملازمت مل گئی، 4 بچوں کی اچھی پرورش اور کفالت کی خاطر وہ بچے بیوی کے حوالے کر کے خود بیرون ملک چلے گئے۔ طارق اب 17 برس کا ہو چکا تھا، سو تیلی ماں نے اس بیٹے سے بنا کر رکھی، کیونکہ اس کے بہت سے باہر کے کام کاج وہ خندہ پیشانی سے کر دیا کرتا تھا۔ روک ٹوک سے تو جذبے اور شدت اختیار کرتی۔ جب ماں نے بار بار طارق کے کان کھائے تو اس نے بہن کو جویریہ کے گھر جانے سے بھی روک دیا۔ صبا کہنا نہ مانتی تو طارق اس کو مارنے پر آ جاتا۔ ہر روز بہن اور بھائی میں جھگڑا ہونے لگا، ان کے جھگڑنے چیخنے چلانے کی آواز ہمارے گھر تک آنے لگی۔ صبا کی وہ روز کی آہوزاری میں سوچتی نہ جانے کب اس کو عقل آئے گی اور یہ جھگڑا ختم ہوگا۔ جب اس کو سمجھاتی جو جواب دیتی کہ اب تو یہ جھگڑا لیلا یا مجنو کی موت کے بعد ہی ختم ہوگا۔ بھائی کو تو وہ کچھ سمجھتی نہ تھی اور باپ کی غیر موجودگی نے اسے اور دلیر بنا دیا تھا۔ مشکل تو یہ تھی کہ لڑکا لڑکی ہی محض راضی تھے، مگر کوئی اور راضی بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ جواد کے گھر والے بھی صبا کا اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک روز جب کہ انکل آگے میں ان کے گھر ملنے گئے تو دیکھا کہ صبا رو رہی تھی۔ انکل کا بھی موڈ بہت ہی خراب تھا۔ ادھر سنا کہ جواد کے گھر والے چلے گئے اور مکان برائے فروخت ہو گیا۔ ہم نے انہی دنوں میٹرک کے سالانہ پرچے دیے تھے، اسکول میں چھٹیاں ہو گئے، اس لیے میری جویریہ سے ملاقات بھی نہ ہوئی اور صبا بھی کچھ دن سے ہمارے گھر میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ اس کے گھر جا کر پتہ کروں کہ آخر کیا بات ہے۔ میں نے تو بچپن سے میٹرک تک کا تمام وقت صبا کے ساتھ گزارا تھا، جانتی تھی کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے، لیکن وہ اب سرکش ضرور ہو گئے۔ شاید سوتیلی ماں کے برے سلوک کا رد عمل تھا۔ ادھر باپ کا بیرون ملک چلے جانا اور بھائی کا ہر دم اس سے جھگڑنا، اس پر ماں کی شکایتوں اور طارق کی مار پیٹ سے اس نے اوپر پر پرزے نکال لیے، تو گھر والوں نے اس قدر سختی کی کہ جواد کی چاہت میں دیوانی ہو کر اس نے نئی راہیں تلاش کر لی۔ جب جواد کی والدہ نے اس کو اپنے گھر آنے سے منع کیا تو وہ آدھی رات کو تاریک گلی میں اس سے ملنے کو نکل جاتی۔ میں نے تو بچپن سے میٹرک تک کا تمام وقت صبا کے ساتھ گزارا تھا، جانتی تھی کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے، لیکن وہ اب سرکش ضرور ہو چکی ہے۔ شاید سوتیلی ماں کے برے سلوک کا رد عمل تھا۔ ادھر باپ کا بیرون ملک چلے جانا اور بھائی کا ہر دم اس سے جھگڑنا، اس پر ماں کی شکایتوں اور طارق کی مار پیٹ سے اس نے اور پرزے نکال لیے تھے، تو گھر والوں نے اس قدر سختی کی کہ چاہت میں دیوانی ہو کر اس نے نئی راہیں تلاش کی۔ جب اس نے منع کیا تو گلی میں اسے ملنے چلی جاتی۔ یہ سب وہ مجھے بتاتی تو میں اسے بہت ہی سمجھاتی تھی، ہاتھ تک جوڑے کے صبا خدا کے لیے ہوش کرو، ایسا نہ ہو کہ انکل کو خبر ہو جائے، وہ آ کر تمہاری تعلیم کو ختم کروا دے اور جلدی میں کسی ایسے سے بیاہ دیں کہ پھر اپنی ان بے وقوفیوں پر پچھتاتی رہ جاؤ۔ اس کی مگر نوبت نہ آئی۔ جواد اور اس کے گھر والے مکان فروخت کر کے چلے گئے اور پھر انکل کے آنے کے 2 ہفتے کے بعد ہی اچانک پتہ چلا کہ صبا فوت ہو گئی ہے۔ یہ حیران کن سا واقعہ تھا، کیونکہ وہ صحت مند تھی، اسے کوئی بیماری بھی نہ تھی، وہ ایسی نہ تھی کہ خودکشی کرتی۔ اسے زندگی سے پیار ہو چکا تھا، اس نے کبھی مرنے کا لفظ لبوں سے نہیں نکالا تھا، پھر وہ اچانک کیسے مر گئے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال تھا اور ہم سب کا صدمے سے برا حال تھا۔ صبا کی ماں کے لبوں پر جو داستان تھی وہ بھی کھوکھلی لگتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بس 2 دن کے بخار میں چٹپٹ ہو گئے۔ خدا جانے کیسا بخار آیا کہ اس کو سانس لینے کا بھی موقع بھی نہ دیا۔ محلے والے بھی سناٹے میں آ گئے۔ وہ منہ سے کچھ نہ کہتے تھے مگر دبی زبان میں آپس میں شکوک کا اظہار کر رہی تھی۔ ایک نرس نے جو اس کی سوتیلی ماں کی جانے والی تھی اسے آخری غسل دیا۔ میٹرک کے بعد میرے لیے اچھا رشتہ آ گیا۔ صبا کے بعد میرے آگے پڑھنے اور کالج جانے کے ارمان بھی ٹھٹر کر رہ گئے۔ بچپن کے ساتھ یاد آتا تو آنسو نہ تھمتے تھے، دل پڑھائی سے چاٹ ہو چکا تھا۔ ابو بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ امی نے سمجھا بجھا کر مجھے شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ جو میری شادی انسپیکٹر جلیل سے ہو گئے، جو میری امی کے کزن کے بیٹے تھے۔ میں بیاہ کر جس محلے میں گئی تھی وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔
शादी के साल के बाद अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से सरफराज किया तो वालदा चंद दिन मेरे पास आकर ठहरी। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब हो गई। हम अस्पताल आए तो वहाँ एक नर्स पर मेरे शोहर की नजर पड़ गई। वो उसे बगौर देखने लगे। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब कई बार उन्होंने उसकी जानिब तका तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने आहिस्ता से कहा, आप इस नर्स को घूर रही है क्यों? वो बोले, बल्कि कहने लगे, मुझे गलत मत समझो, मैं एक मौमे का हल तलाश कर रहा हूँ। उन दिनों में खासी कमजोर और जदो रंज हो रही थी। वालदा ने उस नर्स से कहा, अगर तुम घर आकर मेरी बेटी को इंजेक्शन लगा दिया करो तो मैं तुमको मुआवजा दे दिया करूंगा जो तुम कहोगे। नर्स ने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? अम्मी ने अपने घर का पता बता दिया, क्योंकि उनका इरादा मुझे अपने घर चंद दिन ठहराने का था ताकि वो मेरी और मेरे बेटे की सही से देखभाल अपने घर पर रहकर कर सके। नर्स ने हमें भर ली, बोली कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आपके घर से मेरा घर ज्यादा फासले पर नहीं। आपका घर सलीम साहब के मकान के करीब है ना? वालदा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम उन लोगों को कैसे जानती हो? बस यूं ही एक बार किसी वजह से जाना हुआ था। उसके मुंह से बेअख्तियार निकल गया। अगले रोज शाम को नर्स आ गई। मुझे इंजेक्शन लगाना था। इत्फाक से मेरे मियाँ अम्मी के घर बैठे थे। उन्होंने दोबारा उसे गौर से देखा, फिर बोले कि शादी से कबल एक दिन मैं अपनी वालदा के साथ आप लोगों के घर आया था तो मैंने इस औरत को सलीम अंकल के घर से निकलते हुए देखा था। मुझे इस पर शक है। उस दिन तो ध्यान में ना आया, लेकिन अब जब पता चला कि ये नर्स है तो मेरे जहन में तुम्हारी सहेली सबा की नागिहानी मौत का सबब एक अंदेशे के साथ उभर आया। आप किसी शक में पड़ गए। आखिर पुलिस वाले हैं ना, आप लोगों को तो सभी मशकूक दिखाई देते हैं। बोले, ठीक है, लेकिन मुझे अब सबा की अचानक मौत की वजह समझ में आ रही थी, जैसी कि उसकी तमाम राम कहानी तुमने सुनाई थी। इसके पसे मंजर में फिर जवाद के घर वालों का अचानक घर फरोख्त करके कूच कर जाना। मैं हैरान थी कि इन्हें क्या हो गया है। वाकई के 1 साल के बाद उन्हें बाल की खाल उतारने की सूची। पुलिस वालों की तो आदत होती है कि बाल की खाल उतारने की, वरना मुजरिम कैसे पकड़े जाएं। उन्होंने नर्स के बारे में मालूमात जमा करना शुरू कर दी। एक रोज पता चला कि नर्स गिरफ्तार हो गई है और उसको गिरफ्तार कराने में जलील साहब का भी बड़ा हाथ था। गिरफ्तार तो वो किसी और केस में हुई थी, मगर जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से तफ्तीश की तो उसने अपने साहब का कसूर भी उगल दिए। सबा का भी नाम लिया कि किस तरह उसके वालिदैन परेशान थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसको घर बुलाया और मुआवनत की दरख्वास्त की। उसने कहा, अक्सर केसों में तो सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर सबा की बदकिस्मती के वो जिंदगी की बाजी हार के इसके वालिदैन ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में वो सनारी औरत का सहारा लिया था। मेरे शोहर ने अंकल सलीम को तो गिरफ्तारी से बचा लिया, मगर नर्स को नहीं बचाया, क्योंकि वो कई ऐसे केसों में मासी में मुआवन साबित हुई थी। बहरहाल खुदा हर किसी की बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, क्योंकि बेटियां ही तो माँ बाप की इज्जत की लाज होती हैं। अगर वो लग्जशों का शिकार हो जाएं तो यकीनन इज्जत के साथ कभी कभार जान भी गंवानी पड़ जाती है।